रमजान का महीना परसों से शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान की एडवांस में शुभकामनाएं दी। दरअसल मोदी अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में जहान खुसरो सूफी प्रोग्राम में थे। ये कार्यक्रम दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास सुंदर नर्सरी कैंपस में हो रहा है। क्योंकि प्रोग्राम खुले आसमान के नीचे हो रहा था और मौसम अचानक बदला, बारिश शुरू हो गई, इसलिए मोदी कार्यक्रम में देर से पहुंचे। लेकिन कार्यक्रम की रौनक में, कलाकारों के जोश में कोई कमी नहीं आई। बारिश की बूंदों के बीच ही सूफी संगीत से माहौल रूहानी हो गया। मोदी ने सूफी संगीत का आनंद लिया। जहान खुसरो सूफी फेस्टिवल 12वीं सदी के शायर अमीर खुसरो की याद में आयोजित किया जाता है। यह प्रोग्राम फिल्म मेकर मुजफ्फर अली और उनका रूमी फाउंडेशन मिलकर करता है। 2001 में शुरू हुए जहान खुसरो फेस्टिवल के आज 25 बरस भी पूरे हो रहे हैं। सिल्वर जुबली प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया। जहान खुसरो कार्यक्रम में देश विदेश के सूफी परंपरा को मानने वाले लोग हिस्सा लेते हैं। सूफी कलाम, कव्वाली और दास्तान गोई जैसे कल्चरल प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। आज जहान खुसरो में आकर मन खुश होना बहुत स्वाभाविक है। हजरत अमीर खुसरो जिस बसंत के दीवाने थे, वो बसंत आज यहां दिल्ली में मौसम है ही नहीं, बल्कि जहान खुसरो के इस आबो हवा में भी धुला हुआ है। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें तो सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, अंबवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार। यहां माहौल वाकई कुछ ऐसा ही है। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। मोदी ने कहा कि जहान खुसरो कार्यक्रम में हिंदुस्तान की साझी विरासत की झलक दिख रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सरखेज रोजा इलाके में सूफी फेस्टिवल की परंपरा को फिर से रिवाइव किया था और उसमें वो अक्सर शामिल होने जाते थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर कबीर, अब्दुल रहीम, खान खाना, रस खान और मिर्जा गालिब तब सबको याद किया। सबके योगदान को हिंदुस्तान के लिए बेशकीमती बताया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अमीर खुसरो की नज्म के कुछ टुकड़े भी सुनाए। लेकिन मौसम का यह बदलाव कई राज्यों में मुसीबत लेकर आया। पिछले 24 घंटों में मौसम ने अचानक करवट बदली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी और बारिश हो रही है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश के आसार हैं। लेकिन पहाड़ी राज्यों में हालात खराब हो रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगह एवलांच और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फ के पहाड़ के नीचे 57 मजदूर दब गए हैं। इनमें से 32 को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 25 मजदूर बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। यह हादसा बद्रीनाथ धाम से करीब 6 किलोमीटर दूर माना गांव के पास हुआ है। बर्फ का पूरा पहाड़ दरक गया, जिसकी चपेट में सड़क बनाने का काम कर रहे 57 मजदूर आ गए। ये सारे लोग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम के सदस्य थे। आज सुबह 7:15 बजे के आसपास जिस वक्त एवलांच आया, ये लोग बद्रीनाथ से माना के बीच बीआरओ के लेबर कैंप में मौजूद थे। उस एरिया में 8 कंटेनर्स थे जहां ये तमाम लोग रह रहे थे। लेकिन जैसे ही एवलांच आया, लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स बर्फ में दब गए। वहां मौजूद मजदूरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ सेकंड्स में ही पूरा इलाका बस बर्फ से ढक गया। इस हादसे की खबर मिलने के बाद चमोली की डीएम ने आर्मी की मदद मांगी। इंडियन आर्मी के स्विफ्ट रिस्पांस टीम ने 150 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचाकर फौरन मदद की। आर्मी के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें भी कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई थीं। डॉक्टर्स और एम्बुलेंस भी भेजे गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन पूरा इलाका बस बर्फ से पटा हुआ है। लगातार बर्फबारी हो रही है। इस वजह से रेस्क्यू के काम में दिक्कत आई। सुबह 11:50 तक रेस्क्यू टीम ने 5 कंटेनर्स को खोज लिया था और उनके अंदर मौजूद 10 मजदूरों को निकाल लिया। लेकिन कई लोग अभी भी बर्फ के नीचे दबे थे। उन्हें ढूंढना
उन्हें कंटेनर से बाहर निकालना, सही सलामत हॉस्पिटल तक ले जाना यह आसान नहीं था। सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए हुई क्योंकि चमोली के माना गांव के आसपास के पूरे इलाके में मौसम बहुत खराब है। हालांकि हेलीकॉप्टर और ड्रोन टीम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन बर्फबारी होने की वजह से हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना मुमकिन ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश से आज एक हैरान करने वाली खबर आई। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए मंदिरों से पैसा देने को कहा है। सुक्खू सरकार ने अपनी 2 फ्लैगशिप स्कीम्स, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और सुखाश्रय योजना, इनके लिए मंदिरों से पैसा मांगा है। प्रदेश सरकार के अंडर आने वाले सभी मंदिरों और उनको संभाल रहे स्थानीय डीसीज को चिट्ठी लिखी गई है। सरकार का कहना है कि चढ़ावे से जो पैसा आता है, मंदिर ट्रस्ट के पास जो पैसे हैं, उसे इन वेलफेयर स्कीम्स के लिए सरकार को मुहैया कराएं। अब इस पर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार एक तरफ सनातन धर्म का विरोध करती है, हिंदू विरोधी बयान देती है, दूसरी तरफ मंदिरों के पैसे से सरकार की स्कीम चलाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। यह सही नहीं है। मंदिर और ट्रस्ट के लोगों के साथ साथ आम जनता को भी सरकार के इस फैसले का विरोध करना चाहिए। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। जब भी पैसा अगर मंदिर ट्रस्ट से अगर लिया गया है तो कोई आपदा आ गई, जैसे कोविड का दौर था, जैसे बाढ़ बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उस वक्त मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद अगर मंदिरों और ट्रस्ट से ली जाती वो समझ में आती। लेकिन सरकार की बजटेड योजनाओं को चलाने के लिए मंदिर और ट्रस्ट से पैसा लेने के लिए आदेश ही नहीं करना, आदेश के अलावा बार बार फॉलोअप किया जा रहा है कि जल्दी पैसा भेजो, जितना भी पैसा है भेजो। ये मैं समझता हूं कि हैरान करने वाला फैसला है। एक तरफ सनातन का विरोध कांग्रेस के नेताओं का और उधर मंदिर से लेकर के सरकार खर्चा चलाने के लिए पैसा मांग रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर को पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए वो सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन सुक्खू ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किस मजबूरी में सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों की दान पेटी का पैसा लेने का यह आदेश दिया है। मुझे इस मामले में अगर मैं जयराम जी की बात पर टिप्पणी नहीं देना चाहता, क्योंकि जयराम जी बिना तथ्यों के बात करते हैं। आइए दिल्ली की खबर आपको देता हूं। आज दिल्ली सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट असेंबली में पेश की। 240 पन्नों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खोखला है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद आम आदमी पार्टी के वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम के दावे की पोल खुल गई। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी है, जरूरत के मुताबिक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जरूरी सेवाओं की कमी है। 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं है, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है, 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है, 8 अस्पताल तो ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई तक नहीं होती। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति और भी खराब है। अस्पताल बनाने में हुई देरी की वजह से इनकी कंस्ट्रक्शन की लागत बढ़ गई। सीएजी रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने जो फंड भेजा था, उसका बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी की सरकार ने खर्च ही नहीं किया। कोविड के वक्त केंद्र से भेजे गए 787 करोड़ रुपए के फंड में से 582 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। वहीं हेल्थ वर्कर्स की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने 52 करोड़ रुपए भेजे, इनमें से 30 करोड़ रुपए अनयूज्ड रह गए, खर्च ही नहीं किए गए। इससे साफ है कि दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती नहीं की गई। इसके अलावा दवाओं और डायग्नोस्टिक मशीनों के लिए केंद्र सरकार ने 119 करोड़ रुपया और दिया था, उनमें से भी सिर्फ 83 करोड़ रुपए खर्च हुआ। सदन में रिपोर्ट पेश होने के बाद इस पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए हरीश खुराना ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट से अरविंद केजरीवाल की सरकार की कलई खुल गई है। हेल्थ सेक्टर में भारी करप्शन हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल सिर्फ लोगों की चिंता करने का दिखावा करते रहे, दिल्ली मॉडल ये लोगों को दिखाते रहे, दूसरी तरफ दिल्ली की जनता इलाज के लिए तरसती रही। अब मैं आपको दिखाता हूं हरियाणा में बोर्ड के एग्जाम कैसे माहौल में हो रहे हैं। हरियाणा में बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और नूह इलाके के कई सेंटर्स में खुलेआम नकल हो रही है। सॉल्वर स्कूलों के बाहर बैठे हैं और पर्चे सॉल्व कर रहे हैं
और एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स, उनके फैमिली मेंबर्स और उनकी जान पहचान वाले सरेआम इन पर्चियों को स्कूल के अंदर पहुंचा रहे हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों नकल करने वाले इस गिरोह के सामने लाचार हैं। नूह के कई गांवों में तो हालात ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स प्रिंसिपल और स्कूल टीचर्स को डायरेक्ट धमकियां दे रहे हैं कि अगर उनके बच्चे फेल हो गए तो अंजाम बुरा होगा। इंडिया टीवी के रिपोर्टर पवन नारा ने आज नूह के 3 स्कूलों में जाकर एग्जाम का हाल देखा, नकल कराने वालों को कैमरे में कैद किया, सॉल्वर्स को कन्फ्रंट किया। पवन नारा को भी कैमरा बंद करने की धमकी दी गई, लेकिन उन्होंने मजबूती से खड़े होकर नकल कराने वालों से सवाल किए। आज हरियाणा के मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में मैथ्स का पेपर था। जब हमारे संवाददाता पवन नारा नूह के ऐतिहासिक चौधरी यासीन खान सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे तो देखा कि सॉल्वर्स ने स्कूल की बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा था और धड़ल्ले से अंदर पर्चियां भेज रहे थे। यहां आप गौर कीजिए, खिड़की है, खिड़की के पास से किताब लेकर पर्चियां दे रहे हैं। झोला लेकर हजारों लोग आए हैं। एक लड़का तो बाकायदा खिड़की के ऊपर चढ़ा हुआ था, अब यहां कूदकर भाग रहा है। ये तस्वीर यहां की है। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा जल्दी आएंगे तो हम दिखा पाएंगे। छत पर चढ़ने की कोशिशें होती हैं। ये पर्चियां पिछले एग्जाम में फेंकी गई, उनकी गवाही है, फाड़ कर डाली गई हैं और यहां बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। वहां देखेंगे तो चारों तरफ आपको लोग दिखाई देंगे। इधर पुलिसकर्मी तैनात है, वो पुलिसकर्मी लगातार यहां लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा लोगों की स्थिति देखिए। लगभग 8 से 10 फीट ऊंची दीवार है। यहां इस दीवार को कूदकर अंदर आने की कोशिश करते हैं। लगातार पुलिस यहां निगरानी कर रही है। देखिए पुलिस वाला कैसे डंडा लेकर दौड़ रहा है, लेकिन वो नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। कोशिश ये है कि पता नहीं हम क्या मदद कर दें। ये नकल की स्थिति है। हरियाणा में बोर्ड के एग्जाम में कितने बड़े पैमाने पर नकल हो रही है, इसकी तस्वीरें मैंने आपको ब्रेक के पहले दिखाई। नूह के इलाके में यह सब कुछ हो रहा है, जहां कल ही इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था। आज भी कुछ जगह पेपर लीक होने की खबरें आई। नूह के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अजीत सिंह ने माना कि नूह में कल भी पेपर लीक हुआ था और कुछ स्कूलों में नकल की शिकायतें भी मिली हैं, लेकिन बाकी जगह सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे पास जो अब तक सूचना चीफ इन सुप्रिंटेंडेंट G++ पुनाहाना से मिली है कि वहाँ जरूर पेपर आउट हुआ है। दूसरा मामले में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट पूरा मुस्तैद है, एजुकेशन बोर्ड पूरा मुस्तैद है। सरकार की तरफ से भी, चाहे वो पुलिस फोर्स की बात हो, वो सारी तैयारियां पूरी हैं। पर फिर भी जब पेरेंट्स या मैं ये कहूँ कि बच्चों के जो बड़े भाई हैं या उनके जानकार हैं, कहीं न कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। जब तक बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी पेपर आउट नहीं हो सकता। हालांकि हमारा सुपरवाइजर बिल्कुल मुस्तैद रहते हुए भी इस प्रकार की घटना मेवात में हुई है, तो ये खेद का विषय भी है और हमें भी सोचना पड़ेगा कि कितने और अच्छे से प्रबंध किए जाएं कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अभी तक आपने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करते हुए अपराधियों की तस्वीर देखी होगी, लेकिन यूपी के मिर्जापुर में उल्टा हुआ। थानेदार साहब को एंटी करप्शन की टीम थाने से घसीट कर ले गई। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की टीम ने एक थानेदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके बाद SHO साहब ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन एंटी करप्शन के अफसरों से बच नहीं पाए। SHO को उसी के थाने से घसीट कर बाहर लाया गया। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी अपने बड़े अफसर को ले जाते हुए लोगों को बस देखते रहे।